अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम अब्बास और आज फिर हाज़िर हूं आपकी खिदमत में एस्टिमेशन की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा होगा। हमें एक प्लान दिया गया है जिसमें 2 रूम्स हैं 14/12 के, सेम है जी। बाथ दिया गया जिसमें 4 × 8 और किचन है हमारे पास 8/8 का और साथ वेरांडा है। तो आज इसका रफ कास्ट एस्टिमेट हम लगाएंगे बाय मींस ऑफ प्लिंथ एरिया मेथड। तो वहाँ स्टार्ट करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पिछली 2 न्यूमेरिकल्स में आपको एरिया दिया जाता था, लेकिन इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ लेकर उसको एरिया खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक्सटर्नल लेंथ और एक्सटर्नल ब्रेथ का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मालूम करेंगे जी लेंथ जो कि एक्सटर्नल हमारी होगी आउटर एज की बाउंड्री की। उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आप नोट करें तो आपके पास ये पहला रूम है 14/12 का। तो व्यूअर्स मैं बताता चलूँगा, हमेशा जो पहली डायमेंशन हो वो हमारी लेंथ कंसिडर की जाती है। जैसे कि यहाँ 14 आप देख रहे हैं और मैंने उस नीचे मेंशन भी किया है। तो ये 14 आपकी लेंथ है एक रूम की, 14 + 14 और साथ फिर हमारे पास 2 वॉल है 13.5 इंचज़ की, नंबर 1 एंड नंबर 2। इन्हें हमने लेना है और ये सेंटर में 9 इंचज़ की एक वॉल है, इसको भी हमने ऐड करना है। तो इसको कन्वर्ट करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं कन्वर्जन्स, क्योंकि मेरे बड़े यूनिट फिट्स में थे और वॉल्स मेरी इंचज़ में, इसलिए मैंने कन्वर्ट कर रहा हूँ वॉल्स को। 13.5 / 12। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगा 12 पे, ये कन्वर्ट होकर चली जाएगी फिट्स में 1.125। और सेम एज़ मेरे पास जो 9 इंचज़ की वॉल है उन्हें भी मैंने कन्वर्ट किया हुआ है 9 / 12 और मेरे पास जो आंसर है वो है 0.75। तो इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करने में। वहाँ स्टार्ट करते हैं। लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों रूम्स के जो 14 वाला पोर्शन था उसे लिया 2 × 14 प्लस 2 वॉल्स थी हमारे पास 13.5 की, क्योंकि हमने आउटर एज तक जाना था इसलिए 2 × 1.125 प्लस सेंटर में जो वॉल थी 9 इंच की प्लस 0.75। तो जैसे ही इनको सॉल्व किया गया, इनका कैलकुलेशन मेरे पास 31 फिट निकला जो कि मेरी एक्सटर्नल लेंथ थी। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आप समझ चुके होंगे। तो आए चलते हैं सेकंड, जिसकी एक्सटर्नल ब्रेथ है। तो दोस्तों उसे कैलकुलेट करने के लिए अब हम सेकंड वैल्यू का यूज़ करेंगे जो कि 12। तो इंटरनल वैल्यूज़ को लेते हैं 12 + 8। अगर आप नोट करें तो दोनों तरफ 8 ही दिया गया है, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर एक पड़ी है हमारे पास। तो 12 + 8, ये करने के बाद दोनों वॉल्स हैं हमारे पास 13.5 और 13.5 और सेम एज एक सेंटर में 9 इंचज़ की एक वॉल हमारे पास मौजूद है। तो जो इंचज़ वाली वैल्यू है जैसे कि हमने उन्हें पहले कन्वर्ट कर लिया था फिट्स में, अब हम वो फिट्स में लेकर चलेंगे। तो देखें मैंने यहाँ किया 8 + 12 + 2 × 1.125। ये बेसिक आपकी वॉल्स हैं, क्योंकि 2 वॉल्स हैं हमारे पास इसलिए 2 ऐड करने के बजाय मैंने उनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आपके आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। प्लस ये जो मिड में आपकी वॉल है 9 इंचज़ की 0.75। जैसे ही इनको कैलकुलेट किया जाएगा तो आपके पास जो आंसर है एक्सटर्नल ब्रेथ वो 23 फिट्स है। ये करने के बाद कुछ मैंडेटरी डेटा था जिसके बगैर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, वो नोट कर लिया मैंने। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फिट, तो कि पर स्क्वायर फिट के ऊपर कितनी अमाउंट लगने वाली है वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है 289 पर स्क्वायर फिट। कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, ये अब सर्विसेज हैं, क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है उसके अंदर सर्विसेज होती हैं, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा चीज़ें आपने ऐड करनी पड़ती है और प्लस कॉन्टीजेंसीज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर सप्लाई और सैनिटरी मेरे पास 8% टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का है जी। गैस सप्लाई मेरे पास पड़ी है 4%, वो भी मेरे पास टोटल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी उसका 4% लेंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई भी सेम एज आपका 8% आएगी, वो भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का। और जो कंटीजेंसीज हैं वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्विसेज, इनका सम लेकर उसमें से हमने 3%
दोबारा ऐड करेंगे कॉन्टीजेंसीज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लिंथ एरिया फाइंड करना पड़ेगा। उस प्लिंथ एरिया को फाइंड करने के लिए हम एक्सटर्नल लेंथ और एक्सटर्नल ब्रेथ का प्रोडक्ट लेने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं दोनों को ऑलरेडी लिख चुका हूँ। 31 जो कि मेरी एक्सटर्नल लेंथ है, मल्टीप्लाइड बाय 23 जो कि एक्सटर्नल ब्रेथ थी। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर है 713 SFT। ये गाइस मेरा प्लिंथ एरिया आ चुका है। अब क्योंकि मेरे पास टोटल इस फिगर का, इस प्लान का प्लिंथ एरिया मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फाइंड कर सकता हूँ। तो आए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट पर SFT, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन था 289। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं आप। 713 मल्टीप्लाइड बाय 289, इन दोनों को प्रोडक्ट करवाने के बाद, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, जो कि आप सामने देख सकते हैं 2,06,057 रुपीज़। ये जस्ट आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उसकी कॉस्ट है। अभी इसके अंदर कोई सर्विसेज ऐड नहीं है। अब सर्विसेज हम नेक्स्ट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी। जैसा कि मैं बताया था कि ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 8% होगा, और हम फाइंड करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जैसे ही इनको कैलकुलेट करेंगे, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास जो आएगी वैल्यू वो आपकी कॉस्ट ऑफ सैनिटरी होगी, जो कि मेरे पास आ चुकी है 16,484.56 रुपीज़। तो नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गैस सप्लाई, सेम ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर ही निकाली जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस किया है वही वैल्यू नीचे प्लेस की गई है। तो क्योंकि ये 4% है, जैसा कि रिक्वायर्ड डेटा में मैं पीछे मेंशन करके आया हूँ, तो आप वही पैटर्न, वही फार्मूला फॉलो करोगे जो बेसिक आप करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आपकी गैस सप्लाई की वैल्यू होगी, जो कि मेरे पास आई 8,242.28 रुपीज़। अब रिमेनिंग हमारे पास थी इलेक्ट्रिक सप्लाई। क्योंकि वो 8% थी, तो मैंने मेंशन कर दिया सेम एज वाटर एंड सैनिटरी सप्लाई, जो कि थी हमारे पास 16,484.56 रुपीज़। तो अगर आप इसको एज इट इज़ लिखना चाहें तो भी कोई इशू नहीं होगा, और अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, फार्मूला सेम रहने वाला है। तो अब इन सर्विसेज और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेकर हमें टोटल कॉस्ट अलॉन्ग विद सर्विसेज फाइंड करनी है, और इसी वैल्यू के ऊपर जो इसके बाद हमारे पास आएगी उसी पे हम 3% कॉन्टीजेंसीज फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला जो मैं लिखा, सिग्मा या समेशन ऑफ सर्विसेज प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इन तमाम वैल्यूज़ को, वैल्यू नंबर 1, 2 एंड 3, इनको ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया वो था सिग्मा सर्विसेज, जो कि आप ये सामने अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिसके साथ मैंने एरो शो किया। 41,211.4 प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि पीछे आप यूज अपना फाइंड कर चुके थे, 2,60,057 रुपीज़। इनको ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आई वो टोटल कॉस्ट थी, जिसमें सर्विसेज भी ऐड थी और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ऐड थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिसे मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूँ। 2,47,268.40 रुपीज़। अब इस वैल्यू पर स्टूडेंट्स हम कॉन्टीजेंसीज फाइंड करेंगे। कॉन्टीजेंसीज मैं पिछली 2 वीडियोज़ में क्लियर कर चुका हूँ, उम्मीद है कि आप उसको भी समझ चुके होंगे। फार्मूला सेम रखते हुए 3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल कॉस्ट। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आई वो थी आपकी कॉन्टीजेंसीज 7,418.052 से 7,419 भी आप कह सकते हैं, या अगर ऐसे भी रखना चाहेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो इस वैल्यू को अब आप ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट के साथ। इन 2 वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर एस्टीमेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। एस्टीमेटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस कॉन्टीजेंसीज, तो दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद मेरे पास मेरी एस्टीमेटेड कॉस्ट आ चुकी है। हाँ, अगर आप इसमें प्रॉपर इसको करना चाहते हैं तो प्लॉट वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, जिसके लिए
आप ये एस्टिमेट लगा रहे हैं, उस वैल्यू को इस एस्टिमेटेड कॉस्ट में ऐड करने के बाद आपका एस्टिमेट कंप्लीट हो जाएगा। अब वो हर जगह पे शफल करती हैं वैल्यूज़, इसलिए मैं वो यहाँ ऐड नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो तो आपका वो पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।